चलिए, सबसे पहले तो आप सबको सुप्रभात। मेरी ये आशा है कि आप सब लोग सुरक्षित और अपने आप में सही से होंगे। अपने को सुरक्षित रखिएगा, ठीक है, और स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज हम लोग सांवले सपनों की याद पृष्ठ संख्या 45 और 46 आज हम लोग पढ़ेंगे और उसके कुछ प्रश्नों को लेंगे। माने आप भी अपने प्रश्नों को रखेंगे और हम लोग साथ ही साथ कुछ प्रश्नों को जो कि किताब पुस्तक के हैं उनके भी प्रश्नों को लेंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। चलिए, ये रहा आपके समक्ष। तो आज हम लोग पृष्ठ संख्या 45 पढ़ेंगे, ठीक है। पृष्ठ संख्या 45 में तो सबसे पहले दूसरे अनुच्छेद से शुरू करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले ये जान लिया था कि किस तरह से सांवले सपनों की याद में ये जाबिर हुसैन सालिम अली को याद करते हैं और साथ ही साथ ये उदाहरण देकर, श्री कृष्ण का उदाहरण देकर कि किस तरह से आज भी हम वृंदावन में जाएं तो आज भी हम ये महसूस होगा कि श्री कृष्ण कहीं ना कहीं सच में थे और ऐसा लगेगा कि वो अभी हमारे बीच में आ पहुंचेंगे। तो उसी के क्रम में अब हम आगे पहुंचते हैं। थोड़ा सा आगे पहुंचने से पहले मैं आपको एक बात और याद दिला दूं कि यहाँ आप लोगों ने पाठ में पढ़ा था कि उनको जीवन में आगे बढ़ने में वो खुद तो आगे बढ़े, लेकिन साथ ही साथ उनकी पत्नी तहमीना का बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमें यहाँ दिख रही है सोनाली कुमारी। सोनाली कुमारी, यस सर। ओके, आप पढ़ना शुरू करिए यहाँ से। सबको तो दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, अपने लंबे रोमांच जीवन, ठीक है। और आप एक अनुच्छेद पढ़ेंगे, फिर मैं उसकी व्याख्या करूंगा और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सोनाली, अगर आप कैमरा ऑन कर सकते हो तो कर लीजिए और पढ़ना शुरू करिए। सोनाली, शुरू करिए। सोनाली, क्या आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं? ओके, कहाँ गए सोनाली? अच्छा, कौन पढ़ना चाहता है, हाथ उठाइए। जो पढ़ना चाहते हैं हाथ उठाइए। कोई नहीं पढ़ना चाहते? अच्छा, सबसे पहले मानस है। मानस, आप अनम्यूट हो जाइए। चलिए, मानस, मानस। यस सर। यस सर। आपके पास ईयरफोन नहीं है? आपके पास ईयरफोन नहीं है? सर है। सर है। ईयरफोन लगा लीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए। लगा लिया। ओके, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से शुरू करिए। अपने लंबे अपने रोमांचकारी लंबे जीवन रोमांचकारी भरे जीवन में अनुभवों हमारे अनुभवों के मालिक के सालीम अली मालिक एक सालीम दिन अली केरल की एक दिन साइलेंट केरल की वैली साइलेंट वैली, जरा सा को रुकिएगा, रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचने का एक मिनट। आपकी आवाज गूंज रही है और आपकी आवाज इको हो गूंज रही रही है, है मुझे और मेरी आवाज इको हो सुनाई रहा दे है। रही, मुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही। आपका ईयरफोन शायद नहीं ठीक से लग रहा है। शायद नहीं ठीक से लग सर रहा है। आपका वॉइस भी सर, एको कर रहा आपका है। वॉइस भी एको कर रहा है। अरे वजह देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। मानस है ना, आपको मैं म्यूट करूंगा, मानस है ना, आपको मैं म्यूट करूंगा, ठीक हो जाएगा। मानस नहीं, आप कौन है? मानस नहीं, आप कौन है? क्या नाम है बाबू? क्या नाम है बाबू? जस्ट वेट। अभी देखिए, वैसे अगर आवाज गूंजेगी तो मैं तो वैसे नहीं पढ़ा पाऊंगा ना। देखिए, आवाज नहीं गूंज रही है किसी का। लगता है कि ऑन था। अच्छा चलिए, मैं ही समझा देता हूँ, ठीक है ना। चलिए, आप लोगों के प्रश्नों को मैं ले लूंगा, सबसे अच्छी बात रहेगी। ओके, तो चलिए हाथ नीचे कर लीजिए।
तो देखिए, अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। ठीक है, चौधरी चरण सिंह से। और चौधरी चरण सिंह कौन थे? चौधरी चरण सिंह तत्कालीन वहां के मुख्यमंत्री थे। तो और रेगिस्तान से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। अच्छा, वे प्रधानमंत्री थे उस समय, माफ कीजिएगा, वो प्रधानमंत्री थे। तो चौधरी साहब, वो मंत्री पद पे भी रह चुके हैं वैसे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद और असर जानने वाले नेता थे। ठीक है, यानी उनका भी प्रकृति से बहुत लगाव था। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। अब इसको हम समझते हैं। यहां पर अब नहीं होगा, ठीक है ना? अब किसी को मेरी वॉइस इको नहीं होगी। अब जरा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, अपने लंबे रोमांचकारी, रोमांचकारी क्यों कहा गया पता है? रोमांचकारी जीवन इसलिए कहा गया है क्योंकि उनका जो जीवन था वो रोमांच से भरा हुआ था। और रोमांच का मतलब क्या होता है पता है? जो इंसान अपनी जिंदगी को बहुत ही अच्छे से जीता है, मजे लेते हुए जीता है और बिना नुकसान पहुंचाए किसी को, और हमेशा समाज के उत्थान के विषय में सोचता है। ठीक है ना? तो उनका जो जीवन था वो रोमांचकारी था और जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक। क्योंकि उनका जीवन जितना भी रहा, उन्होंने, आपको पता होगा कि वो 100 साल से कुछ ही वर्ष कम के थे जब उनकी मृत्यु हो गई थी। आप लोग सब जानते हैं, ठीक है ना? आपको कोई भी प्रश्न करना होगा तो आप मैं समझा लूंगा, उसके बाद आपके प्रश्नों को लूंगा। ठीक है ना? तो आप लोग वैसे परेशान ना हो। तो अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली, केरल की जो साइलेंट वैली केरल में पाई जाती है, साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर कहा कि अगर इस पर हम विचार न करें तो रेगिस्तान की जो साइलेंट वैली है वो क्या होगी? रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाएगी, रेगिस्तान में बदल जाएगा। ठीक है, उन्हें इस बात की चिंता थी। इसके पीछे कहीं ना कहीं उनका एक अनुभव काम कर रहा था। उन्होंने भी वहाँ काफी बिताए थे समय और वहां पर भ्रमण किया था, और उन्होंने ये जानकारी प्राप्त की थी कि साइलेंट केरल के साइलेंट वैली हो सकता है आने वाले समय में रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाए। अर्थात कहने का तात्पर्य सीधा सीधा है कि वो बंजर हो जाए। ठीक है ना? तो कई किसान जो हैं वो क्या हो जाएंगे? बेघर हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है, उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा। वो जो खेती करने के पश्चात अपना जो भरण पोषण करते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं, वो नहीं चला पाएंगे। इसीलिए वो उस तत्कालीन यानी उस समय के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पास पहुंचे थे। ठीक है ना? ओके, तो देखिए, चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। अब इसका मतलब क्या है? ये एकदम ठीक उसी भांति है जिस भांति मैंने आपको यह समझाया था कि प्रकृति को प्रकृति की नजर से देखनी चाहिए या प्रकृति को आदमी की नजर से देखनी चाहिए। तो आप लोग सब लोगों ने जान लिया था कि प्रकृति को प्रकृति के ही नजर से अगर हम देखें तो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और हम अपना जो है जो भी हमारी जरूरतें हैं उसको भी पूरी कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि चौधरी चरण सिंह भी जब बारिश की पहली बूंद गिरती थी, ठीक है ना, आप लोगों को अगर आज के समय में आपकी जो पसंदीदा चीज अगर मिल जाए तो आप कितने खुश होंगे, इसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है ना? ठीक वही खुशी यहाँ पर चौधरी चरण सिंह को होती थी जब बारिश की पहली बूंद गिरती थी, क्योंकि उन्हें इस बात की खुशी होती थी कि अब किसान अच्छे से अपनी खेती कर पाएंगे, उनकी फसल बर्बाद नहीं होगी, उनका रोजगार चलेगा, वो अपने घर का परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे। आई बात समझ में? तो यहाँ देखिए, चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। उनको पता था कि उसकी वजह से कितने लोग प्रभावित होंगे, कितने लोग कितने लोगों पर यह असर डालेगा। ठीक है ना? आगे देखिए, आज उसके बाद कह रहे हैं कि पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, यानी जब सालिम अली आए और उन्होंने कहा कि भाई केरल की जो साइलेंट वैली है उस पर भी आप जरा
अपनी निगाहें दौड़ाएं तो अच्छा होगा, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में साइलेंट वैली कहीं रेगिस्तान में परिवर्तित ना हो जाए और कई किसानों को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, तब सालिम अली ने सामने रखा था और उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। और जैसे ही चौधरी चरण सिंह ने उनकी बातें सुनी और उनके विचारों को सुना, तब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि सच में हमारे देश के किसानों को काफी असुरक्षा महसूस हो सकती है और इससे उन्हें नुकसान भी हो सकता है, और उन्हें ही नहीं हमारे देश को नुकसान हो सकता है। ठीक है ना? ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे कौन कौन हाथ उठाए थे? अच्छा पहले ये बता दीजिए मुझे, जितने लोग हैं यहाँ पर, कि कितने लोगों को ये समझ में आ गया। आप मुझे ये बता दीजिए, कितने लोगों को ये समझ में आया? ये जो अभी मैंने अनुच्छेद आपको पढ़ाया है, कितनों को समझ में आ गया? यहाँ पर 42, मुझे लेकर 42 लोग हैं, यानी 41 लोग। तो आप लोगों में से कितने लोगों को समझ में आ गया? और किसी को भी अगर कोई प्रश्न करना हो इस अनुच्छेद से, तो आप बेझिझक प्रश्न करेंगे, ठीक है ना? और पूछिएगा मुझसे। आप लोग अगर चैट बॉक्स के अलावा भी अगर आप लोग डायरेक्ट हाथ उठा दें तो मुझे ज्यादा समझ में आएगा। आप लोग अपने आप को म्यूट रखिए। ठीक है, तो चलिए, मैं देख रहा हूं कि आप लोग समझ सकते हैं, समझ रहे हैं। ओके, समझ में आ गया है, मानस कह रहे हैं, और भी कई लोग कह रहे हैं, और सब लोग हाथ उठा रहे हैं, मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग समझ रहे हैं। 24 लोगों ने हाथ उठाया। बाकी लोग क्या मेरी आवाज ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं? अगर आप सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्योंकि देखिए, जैसे ही आप समझ जाएंगे ना, तो आपको कितना भी घुमा फिरा के प्रश्न पूछ लेगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको बहुत आराम होगा। ठीक है, आपको लगेगा कि सब कुछ बड़ा आसान हो गया है। ठीक, चलिए हम लोग चलिए, तो मैं देख रहा हूं कि काफी लोगों ने हाथ उठाया है और सबको समझ में आ गया है, तो मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है ना? अब अगले अनुच्छेद की ओर, अगले अनुच्छेद में। चलिए सब लोग हाथ नीचे कर लीजिए। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छी बात है कि आप लोग सब समझ रहे हैं। ठीक है, इसको मैं हटा दूं। चलिए, हाथ सब लोग नीचे कर लीजिए भाई। 6 लोग अभी भी हाथ उठाए हुए हैं, क्योंकि बाद में मैं जब दोबारा समझाने के बाद आपसे पूछूंगा, तो वो भी तो मुझे पता चलना चाहिए ना कि हाँ आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं। इसलिए सब लोग हाथ नीचे कर दीजिए। ठीक है, और आप लोगों को अगर कोई प्रश्न पूछना हो तो हाथ उठाइएगा, तो आप प्रश्न पूछ भी सकते हैं अनम्यूट करके भी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला अगला अनुच्छेद देखिए। अभी भी एक प्रत्युष, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इनका दोहन कर देता हूँ। ओके, तो चलिए, आज सालिम अली नहीं है। हम सबको पता है कि सालिम अली अब हमारे सामने नहीं रहे। चौधरी साहब भी नहीं है, चौधरी चरण सिंह भी नहीं रहे। कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत का नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? वास्तव में सही बात है। देखिए, आज किसानों के साथ क्या हो रहा है, अब मैं राजनीतिक मुद्दों पर बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आज से अगर आप 10 साल पहले जाएं तो आपको पता चला होगा, आपने आए दिन खबरों में जरूर सुना होगा, समाचार जरूर पढ़े होंगे, और आपने जरूर ही जरूर से उन सब बातों को जरूर कहीं ना कहीं से आपके कानों तक पहुंची होगी वो बात। आपने देखा होगा कि कई किसान मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे थे। आखिर क्या कारण था? जरा हम उस पर बात करें, क्योंकि आखिर ये पाठ पढ़ाने का हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, सीबीएसई का मुख्य उद्देश्य क्या है?
कहीं ना कहीं किसानों से और प्रकृति से जोड़ने का है। तो आज कल को हो सकता है अधिकारी बने, तो आपको भी समझ में आना चाहिए कि आखिर क्या परेशानी थी जो किसान आत्महत्या कर रहे थे। आप लोगों में से कोई क्या उत्तर मुझे दे सकता है कि किसान क्यों हत्या कर रहे थे? पहले हाथ उठाइएगा ताकि मैं आपको अनम्यूट कर दूं, उसके बाद आप अपना जो भी है अपने विचारों को रखिएगा। मानस, मानस आप अनम्यूट हो जाइए, बोलिए। अध्यापक क्योंकि क्या के अध्यापक क्यों, सर मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल। अध्यापक क्योंकि उस मतलब किसान ये चाहते थे कि उनकी फसल जब उगी नहीं रही है तो वो कमाएंगे कैसे, खाएंगे कैसे, तो उससे अच्छा उन्हें मर जाना सही लगा। अच्छा अच्छा, ये कारण रहा होगा कि फसल ठीक से नहीं उग रही होगी। और कोई? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, अप्रिशिएबल आंसर। और कोई कुछ कहना चाहता है इस विषय पर? तो आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों में से कोई? ओके, तो यहाँ इशिका कहना चाहती हैं। इशिका आप अनम्यूट हो जाइए और आप बोलिए, बोलिए। सर किसान अपने खेतों में फसल लगाने के लिए दूसरों से कर्ज भी लेते हैं, तो उनकी फसल खराब हो जाने की वजह से वो अपने कर्ज को भी वापस नहीं कर सकते, इसलिए भी उन्हें मर जाना ठीक लगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेल आंसर। और कोई कहना चाहता है, अपने विचार रखना चाहता है? सिमरन अनम्यूट हो जाइए, हाँ सर बोलिए। कभी कभी किसान फसलें जब खराब हो जाती है तो उनका जो प्राइस होता है, मतलब जितने वो फसल लगाते हैं वो खराब हो जाता है, कभी मौसम के कारण तो कभी किसी कीटाणु के कारण, तो उनकी वजह से भी उनको लगता है कि अब उनके पास ना खाने के लिए कुछ है और अब वो बेच के खाएंगे क्या, इसलिए वो कभी कभी आत्महत्या कर लेते हैं। वेरी गुड, वेल आंसर, वेल एक्सप्लेन्ड, यू हैव। बहुत ही अच्छे तरह से आपने इसको समझाया। अच्छा, और कोई कहना चाहता है, अपने विचार रखना चाहते हैं तो बेझिझक रखिए, आप सबका स्वागत है। चलिए, मानस ने, सिमरन ने, या और एक व्यक्ति थी इशिका शायद। तो आप और किसने एक दिया था उत्तर? एक मानस, एक सिमरन और एक सर इशिका। इशिका, हाँ। तो मैंने, ऋषिका। ओके, मैंने सही कहा था। तो मानस, सिमरन और इशिका ने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ कारण थे जिसकी वजह से किसान आत्महत्या कर रहे थे। आपको मैं जरा सा, मैं सोचता हूँ इस विषय में बताऊं। देखिए, पहले के जो फसल होते थे तो किसान पहले फसलों को उगाने के बाद क्या करते थे, कुछ दानों को अपने पास रख लेते थे ताकि उसे फिर से बो दें और फिर से वो फसल तैयार हो जाए। लेकिन आपको पता है, आज आप लोगों ने सुना होगा HYV का नाम सुना है? HYV, आप लोगों ने H, यस सर, यस varieties सर। of इसका मतलब क्या है? HYV का मतलब varieties of seed, high yielding variety of seeds. एग्जैक्टली, आपने सही कहा, आपने सही कहा, आप सब लोगों ने सही कहा। HYV का मतलब होता है हाई यील्डिंग वैरायटी, यानी ज्यादा से ज्यादा पैदावार, ज्यादा फसल मिले। लेकिन आपको पता है इसका नुकसान क्या है? आज के समय में जो किसान फसलों को उगाते हैं तो वो हाई यील्डिंग वैरायटी होती है, लेकिन वो जो फसल होती है वो बांझ होती है। बांझ असल में औरतों के लिए खास करके इस्तेमाल किया जाता है जो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, ठीक है, जो संतान नहीं ला सकती। उसी प्रकार यहाँ पर फसलों के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। एक बार आप उस फसल को अगर इस्तेमाल कर लिए तो वो दोबारा, उससे जो हमें फसल प्राप्त होती है उससे हम दोबारा कभी भी बो नहीं सकते। आपको शायद ये पता होगा। अगर ऐसा हुआ, मान लीजिए किसान लोगों ने क्या हाई यील्डिंग वैरायटी HYV की फसलें खरीदी और उसे लगा दिया, लेकिन वो अचानक से वो नष्ट हो गया, तो वो फसल का दोबारा इस्तेमाल तक नहीं कर सकते थे। उनके सारे पैसे डूब जाते थे, और अगर वो कर्ज में है तो वो कर्ज भी तो उनको भरना पड़ेगा ना। ये थी उनके साथ परेशानी। इसीलिए खास करके कई किसानों ने आत्महत्या का जो है रुख अपना लिया था, और ये हमारे लिए बहुत ही दुख भरा विषय है और हमें ये सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा देश जो है कैसे चल रहा है, किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। आज हम अपना पेट भर पाते हैं या संसार अपना पेट भर पाता है तो किसानों की वजह से। अगर ये किसान ना हो तो हम लोग पेट नहीं भर पाएंगे। तो अब जरा मैं यहाँ पे आता हूँ दोबारा। यहाँ देखिए क्या हुआ था, चौधरी चरण सिंह भी इस बात को समझते थे।
और उन्हें पता था कि अगर रेगिस्तान साइलेंट केरल की जो साइलेंट वैली अगर वो रेगिस्तान में परिवर्तित हो गई तो कई किसान बेघर हो जाएंगे, कई किसान हो सकता है आत्महत्या का रुख अपना ले, ठीक है ना। तो ये बात रहकर सालिम अली पहुंचे थे कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है। तो आज सालिम अली नहीं, वैसी सोच रखने वाले, वैसा दर्द और दुख को समझने वाले व्यक्ति तो ना सालिम अली है ना चौधरी साहब है। कौन बचा है बताइए? कितने लोग हैं जो ये समझते हैं इस बात को, जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कहने का तात्पर्य यह है, जो अपने देश की चिंता करेगा, जो किसानों की चिंता करेगा, जो हमारे भारत के प्रत्येक व्यक्ति की चिंता करेगा। कौन है? कितने हैं? बहुत कम हो गए हैं। तो हमें ऐसे व्यक्तियों की जरूरत है, ठीक है। अब जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीन पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा। आपको पता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रकृति में संतुलन बहुत आवश्यक है, और संतुलन कैसे आएगा? जब सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। जब तक सब लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे तब तक संतुलन नहीं रह सकता। और हाँ, सुरक्षित के साथ साथ हमें नुकसान भी नहीं पहुंचाना। यहां सुरक्षित का मतलब है प्रकृति की प्रत्येक जीव और जंतु में सबकी बात कर रहा हूं। हमें सबको सुरक्षित रखना होगा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना होगा, क्योंकि आने वाले समय में संतुलन बिगड़ सकता है। इसीलिए हमें संतुलन बनाए रखने के लिए, आप लोगों ने फूड चेन तो जरूर पढ़ा होगा, और आपको पता है फूड चेन कितना इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने, सब लोगों ने पढ़ा है ना? यस सर। कितने लोगों ने Yes, पढ़ा है? sir. फूड चेन आप लोगों ने पढ़ा है। तो फूड चेन क्या है? इकोसिस्टम को बैलेंस करता है। एम आई राइट? इजंट इट और Yes, नॉट? sir. Yes, इको sir. सर अब देखिए, अब आप लोगों को समझ में आता होगा कि जो लोग कहते हैं कि शाकाहारी मांसाहारी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप ये जानते हैं तो, क्योंकि आपको मालूम है ये इको बैलेंस है। लेकिन अत्यधिक इस्तेमाल नहीं करना है, जितनी जरूरत हो उतना ही इस्तेमाल करना है। लेकिन लोग लाभ उठाने के लिए आजकल क्या कर रहे हैं? उसका अत्यधिक इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच उगी भारत की नींव रखने वाला संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय लद्दाख की बर्फीली जमीन पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? यानी वहां के पक्षियों की भी जो है क्या है, सुरक्षा बहुत जरूरी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला अनुच्छेद है यहां से, जहां पर कर्सर है। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ अ स्पैरो। उन्होंने क्या नाम रखा था? फॉल ऑफ अ स्पैरो। ये अंग्रेजी शब्द है। यानी मुझे याद आ गया डीएच लॉरेंस की मौत के बाद। यानी देखिए, सालिम अली, देखिए यहां पर जाबिर हुसैन बात कर रहे थे सालिम अली की, उस दौरान बात की है श्री कृष्ण की, और अब उसी दौरान अब डीएच लॉरेंस नाम के एक व्यक्ति हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। और उसको उनको उनके बारे में बात करने के बाद मैं उनके संबंधित कुछ आपको तथ्य भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ अ स्पैरो। मुझे याद आ गया, मुझे मतलब किसे बताइए तो जरा, यहाँ मुझे कौन है? मुझे याद आ गया मैंने कौन है? जाबिर हुसैन। सर जाबिर राइट। हुसैन, एकदम सही, जाबिर हुसैन। तो मुझे याद आ गया डीएच लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने अपनी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। जब डीएच लॉरेंस की मृत्यु हो गई, जब उनका देहांत हो गया, तो लोगों ने उनसे यह प्रश्न किया कि क्या आप पक्षियों के बारे में, यानी पत्नी जो फ्रीडा है उनसे क्या पूछा कि वो चाहती, तो उनसे क्या पूछा गया कि डीएच लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वो अपने पति के बारे में कुछ लिखे। उन्होंने क्या कहा कि भाई देखिए, आप भी जानते हैं, आपके पिताजी के बारे में आपकी माताजी बहुत सबसे ज्यादा जानती हैं। हाँ, आप जरूर, हो सकता है आप ये कहें कि नहीं सर, मेरे पापा के बारे में उनकी मम्मी यानी आपकी दादी ज्यादा जानती है, या आपके दादाजी ज्यादा जानते हैं, और आपकी मम्मी के बारे में आपकी नानी या नाना जी ज्यादा जानते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन वास्तव में 20-25 साल के बाद, मैं 25 मैक्सिमम ले रहा हूं क्योंकि उसके बाद शादी हो ही जाती है लड़कियों की खास करके, और आपकी मम्मी की जो उम्र होगी मुझे लगता है वो जरूर 25 से पहले ही शादी कर ली होंगी। तो उसके बाद जो भी उम्र जी रही हैं और जो भी समय वो बिता रही हैं, वो अपने पति यानी आपके पिताजी के साथ बिता रही हैं। बिल्कुल सही है। तो वो सबसे ज्यादा तो पत्नी जानेगी ना, सबसे ज्यादा, क्योंकि ज्यादा वक्त बिताती हैं वही, और वही सब कुछ जानती हैं। धीरे 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 दोनों में इतना लगाव होता है कि वो एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान जाते हैं, ठीक है ना, और घर की चिंता करते हैं, परिवार की चिंता करते हैं। ठीक ठीक उसी तरह यहाँ पर
जो है पूछा गया था डीएच लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा से कि आप क्या डीएच लॉरेंस के बारे में कुछ कहना पसंद करेंगी, क्या आप मुझे बताएंगी? तब फ्रीडा ने पता है क्या कहा था, ध्यान से सुनिएगा और इस बात को समझिएगा। ओके, तो फ्रीडा लॉरेंस ने क्या कहा था? फ्रीडा लॉरेंस ने कहा था कि फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, चाहती तो आराम से बता देती, क्योंकि वो उनकी पत्नी थी भाई। लेकिन उसने कहा, पता है क्या कहा? मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। अब ऐसा उसने क्यों कहा? क्योंकि सबसे ज्यादा वक्त तो इंसान क्या करता है, माता पिता, अपने परिवार के बाद अपनी पत्नी और उनके बाद बाल बच्चों के साथ बिताता है। तो वो चाहती तो लिख सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, यह असंभव सा है। पता है ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि वो कहती हैं, यहाँ लेखक लिख रहे हैं कि मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती, क्योंकि डीएच लॉरेंस भी एक पक्षी विज्ञानी थे और उन्हें पक्षियों से ज्यादा लगाव था। यानी वो परिवार, पत्नी, बाल बच्चों से भी ज्यादा वक्त उन पक्षियों के साथ बिताते थे। इसीलिए फ्रीडा ने कहा, ऐसा नहीं है, मेरे जो पति हैं उनके विषय में वो पक्षी ज्यादा जानते हैं, आप उन पक्षियों से जाकर पूछिए। ये एक अजीब सी बात है कि हम पक्षी से कैसे पूछ सकते हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य समझिए। मुझे पता है आप लोग सीधे प्रश्न करेंगे कि सर हम कैसे पक्षी से पूछेंगे? अगर मैं आपके घर में अगर तोता हो, तो आप तोता जो बोल भी देता है, थोड़ा बहुत तो बात करता है, तो क्या मैं उससे आपकी पूरी जानकारी लेना चाहूंगा तो वो दे देगा क्या? ये बिल्कुल नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्हें पक्षियों से लगाव था, प्रकृति से सरोकार था और प्रकृति की वो चिंता करते थे। डीएच लॉरेंस भी सालिम अली की भांति। ठीक है, आगे कहते हैं कि मुझसे, अब देखिए वो क्या कहते हैं, आगे देखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वो बोल रहे हैं मुझसे भी ज्यादा जानती है कौन? वो पक्षी। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। ठीक है, मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो। अब देखिए पत्नी क्या जवाब दे रही है कि संभव असंभव सा है, मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मैं उतना नहीं जानती जितना कि वो पक्षी लोग शायद जानते होंगे। और मैं आपको बताऊं कि मेरी हड्डियों में, वो कह रहे हैं कि वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। कौन? डीएच लॉरेंस। यहाँ किसकी बात है? डीएच लॉरेंस की। वो कहते हैं कि मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, यानी पत्नी थी तो भाई वो कह सकती है, रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना, यानी शब्द रूपी कपड़े पहना देना, अर्थात उनके बारे में बताना। सिंपल, एकदम सरल भाषा में कहूं तो उनके बारे में बताना मेरे लिए असंभव सा है, क्योंकि मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में, क्योंकि वो साथ साथ वो भी पक्षियों के साथ वक्त बिताया करती थी, मुझसे ज्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। जटिल प्राणी किसे कहा गया है? जटिल प्राणी आज के मानवों को कहा गया है, आज के मनुष्यों को कहा गया है। आज के संसार में, आज के समय में जो लोग की सोच है और ऐसी सोच रखने वाले मनुष्यों को कहा गया है कि जो केवल केवल और केवल अपना लाभ देखते हैं और लाभ को देखने के लाभ को ही नहीं देखते, बल्कि लाभ को देखने के साथ साथ वो क्या करते हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचाते चले जाते हैं, और यही वो नहीं करते थे। तो आजकल का जो जटिल मनुष्य है ना, जो कि केवल अपना लाभ सोचता है और अपने बारे में सोचता है, ऐसे व्यक्ति, जो लोग सेल्फिश होते हैं, जो लोग क्या होते हैं, केवल अपने बारे में सोचते हैं, स्वार्थी व्यक्ति, तो स्वार्थी व्यक्तियों के बारे में कहा गया है। ठीक है ना? तो जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। यानी जो व्यक्ति प्रकृति से जुड़ा हुआ नहीं है ना, वो व्यक्ति कभी भी उनको नहीं समझ सकता। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। पता है, उनके एयर गन से एक बार एक पक्षी मर गई थी, तो इसीलिए उन्हें बहुत दुख हुआ था और उसके बाद से उन्होंने यह सौगंध ले ली थी, ठीक है ना, यह कसम खा ली थी कि मैं अब कभी भी पक्षियों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि उसकी सुरक्षा करूंगा, उसकी रक्षा करूंगा और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करूंगा। तो जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। उनका विश्वास था कि वो ऐसा करेंगे और वैसा उन्होंने ऐसा किया। वो लॉरेंस की तरह कौन? यानी सालिम अली, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। कौन?
सालिम अली। देखिए इस वाले अनुच्छेद में डीएच लॉरेंस के बारे में है, लेकिन इस वाले अनुच्छेद में फिर से हम सालिम अली के बारे में जानते हैं। अब देखिए अंतिम का अनुच्छेद, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में, अगर मैं प्रकृति की बात करूं तो उसमें एक टापू को जानना, एक टापू बहुत छोटा सा होता है, इसको हम आराम से जान सकते हैं, ठीक है ना, और वो गुम भी हो जाता है। मान लीजिए पानी का स्तर अगर बढ़ गया तो वो टापू डूब जाएगा। लेकिन अगर वो टापू की जगह अथाह सागर होते, सागर को कोई डुबा सकता है, सागर को कोई नष्ट कर सकता है, सागर को कोई खत्म कर सकता है, सागर के पानी को निकाल कर कोई फेंक सकता है? कभी नहीं ऐसा हो सकता। अर्थात ये कभी जिस तरह से खत्म नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, उसी तरह से सालिम अली भले हमारे बीच में ना हो, भले हमारे बीच में नहीं है ना हो, लेकिन उनकी यादें और उनकी सोच कभी भी नहीं होगी खत्म, ठीक है ना, कभी नष्ट नहीं होगी। तो सालिम अली प्रकृति की दुनिया में अगर हम उन्हें देखें तो एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे, क्योंकि उन्हें जानना, उन्हें समझना बड़ा ही मुश्किल था। जिस तरह से सागर को जानना, सागर के अंदर क्या क्या है उसका पता लगाना मुश्किल है, ठीक उसी प्रकार सालिम अली के बारे में भी जानना और पता लगाना, ठीक है ना, मुश्किल मालूम होता है, ठीक है, मुश्किल प्रतीत होता है। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, यानी आपको पता होगा कि वो बहुत ज्यादा घूमना पसंद करते थे, ठीक है ना, और वो ज्यादा यायावरी स्वभाव के थे, यानी घुमक्कड़ी की स्वभाव के थे। यायावरी का मतलब होता है घुमक्कड़ी, ठीक है ना, और उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं, ठीक है ना, और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। माने जिस तरह से श्री कृष्ण की बातें हो रही थी ना, कि आप अगर वृंदावन में जाएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि अभी श्री कृष्ण आ जाएंगे, ठीक उसी प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सालिम अली फिर से गले में दूरबीन लटकाए हमारे बीच उपस्थित हो जाएंगे, ठीक है। और जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मगर ये तो एहसास है। तो यहां पर देखिए, और मेरी आंखें नम है सालिम अली तुम लौटोगे ना, यहां पर देखिए सालिम अली तो कभी लौट नहीं सकते, लेकिन यहाँ लेखक की क्या इच्छा है जरा उसको समझिएगा। जब तक वो नहीं लौटते, वो कौन? सालिम अली। क्या उन्हें हम गया हुआ मान लिया जाए, यानी हम क्या मान ले कि वो चले गए? अब लेखक कह रहे हैं कि मेरी आंखें नम है, सालिम अली तुम लौटोगे ना। अब सालिम अली तो नहीं लौट सकते, लेकिन उनके विचारों वाला कोई तो व्यक्ति आए, ठीक है। अब बताइए यहां तक किसको समझ में आ गया? तो मैं फिर डीएच लॉरेंस के बारे में भी थोड़ी बातें करूंगा। बताइए कितने लोग समझ गए? मैं इसको स्टॉप करता हूं। चलिए कितने लोग समझ गए? जरा सब लोग हाथ उठा दीजिए, देखें। चलिए बहुत अच्छी बात है। और बाकी लोग? बाकी चलिए, यहाँ पर कई लोगों ने हाथ उठाया है। अगर आप लोग थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑन कर लेते ना तो अच्छा होता, क्योंकि आप लोग जरा मुझे ये भी पता चलता कि कितने लोग देख रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग, हाँ कुछ लोग कम से कम थोड़ी देर के लिए तो कैमरा ऑन रखिए। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग सब समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बातों को, और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात है, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। और मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोगों तक मेरी बात और मेरे विचार पहुंच पाए, और आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए, ठीक है। वेरी गुड, बहुत लोग हैं, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए एक काम करते हैं, अब हम लोग कुछ बातों को लेते हैं, ठीक है। अब आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप बिल्कुल कहीं से भी पूछ सकते हैं, यू ऑल आर वेलकम। आप अपने प्रश्नों को अगर पूछना चाहें, आपका कोई भी प्रश्न हो, अध्यापक नैसर्गिक का अर्थ, नैसर्गिक का मतलब होता है प्रकृति से संबंधित, यानी प्रकृति से संबंधित जो भी होता है उसे नैसर्गिक कहते हैं, प्राकृतिक, ठीक है ना, नेचुरल, उसको नैसर्गिक कहते हैं। और कुछ किसी का कोई प्रश्न हो तो मुझे यहाँ दिख जाएगा और मैं जरूर उसका उत्तर दूंगा, कहीं से भी कोई प्रश्न, क्योंकि ये पाठ अब खत्म हो गया है। हम लोग अब उसका कुछ अभ्यास करेंगे अगली कक्षा में। और कोई है? अच्छा यहाँ पर कोमल है, ज्योति है, क्या है, मुबाशिरा है, इशिका है, संजना है, गुंजन है। क्या आप लोग क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं और मेरी बातें समझ पा रहे हैं? इसकी व्याख्या समझ पाए तो आप लोग भी हाथ उठा दीजिए। हंसिका, खुशी, आनंद, कोमल, सोनी, मेघा, राघव, आदित्य, रंजन, ज्ञानेश्वर कुमार, शिवानी, अमन, शुभम, कुमार आयुष,
ये जितने लोग भी हैं, आप लोग भी अगर समझ गए हो तो हाथ उठा दीजिए। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप सब लोग समझ गए। चलिए ठीक है, अब सब लोग हाथ नीचे कर लीजिए, अब सब लोग हाथ नीचे कर लीजिए, सब लोग। मैं ये समझ गया, सब लोग हाथ नीचे कर लीजिए। और आप लोग का कोई प्रश्न है तो आप पूछिए, बताइए। कोई प्रश्न है तो मैं आगे बढ़ता हूं, फिर नहीं तो। और कोई प्रश्न है किसी का? आप लोग, सब लोगों का स्वागत है, आप लोग बिल्कुल। देखिए हमारे पास सब शायद 1 मिनट या कुछ सेकंड रह गए हैं, अगर आप प्रश्न करना चाहते हैं तो करिए, और वरना हम लोग फिर अगली कक्षा में मिलेंगे, तो आप लोगों के प्रश्नों को मैं ले सकता हूँ। ऐसा कोई बात नहीं है कि अब अगली कक्षा में आप लोग प्रश्न नहीं कर सकते, बिल्कुल करेंगे, ठीक है ना। तो अगले दिन हम लोग कुछ डीएच लॉरेंस और उनके बारे में भी बातें करेंगे, और साथ ही साथ कुछ अभ्यास के प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो आप लोग तैयार होकर रहिएगा, अपने साथ किताब और कलम भी रखिएगा, ताकि हम लोग कुछ लिखने का भी अभ्यास करें, ठीक है। तो और कुछ कहना है किसी को? और किसी को कुछ कहना है? बोलिए, और किसी को कुछ कहना है? चलिए, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, हम लोग फिर अगली कक्षा में जरूर मिलेंगे, ठीक। सो वी कंक्लूड, थैंक यू, गुड डे, वी विल मीट नेक्स्ट in the next class. Bye.